चैप्टर सेकंड है और कोशिश यही रहेगी कि एक ही लेक्चर में जो है चैप्टर सेकंड को कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है, तो आप फटाफट जो है कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि कुछ टॉपिक जो है आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने होंगे। ठीक है, चलिए तो फिर इसमें हम आगे बढ़ें, सबसे पहले नेशनल इनकम में हमें पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम में जीडीपी का क्या मतलब होता है। व्हाट इज़ द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में भी पढ़ेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। तो अगर मैं बात करूं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो इसको भी एक बार जो है देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में जीडीपी बोलते हैं, ये होता क्या एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ देखिए बॉक्स बना हुआ है, आपने बॉक्स के लाइन से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एक्चुअली में ये है क्या। तो कह रहा है जीडीपी इज़ द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस ऑन जियोग्राफिकल या डोमेस्टिक टेरिटरी गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब कि सपोज़ करिए मैं एक यहाँ पर एक एरिया बना देता हूँ, ये सपोज़ करिए ये इंडिया है। ठीक है, और इस इंडिया के अंदर जितनी भी आप कह लो कि इसमें जो है जितनी भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है फाइनल गुड्स का एक्चुअली यहाँ पर, और सर्विस। मैं आपको बता दूं दो तरीके के गुड्स होते हैं, हमने 12th में पढ़ा था, एक को फाइनल गुड्स कहते हैं और एक को इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। फाइनल गुड्स वो गुड्स होता है जिसमें हम रीसेल नहीं करते, डायरेक्ट हम उसको कंजम्पशन करते हैं। ठीक है, उसको रीसेल नहीं करते। जिसको रीसेल करते हैं जिन गुड्स को हम, उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। तो हम इंटरमीडिएट गुड्स को जीडीपी में नहीं लेते, हम सिर्फ फाइनल गुड्स को ही जीडीपी में लेते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि फाइनल गुड्स क्या होता है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। तो जीडीपी इज़ द सम ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस द जियोग्राफिकली या डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है कि अगर ये इंडिया की बाउंड्री है और इस इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो भी फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है या सर्विस हो रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी इनकम होगी या जो भी वैल्यूज़ होंगी उसको हम जीडीपी बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो जीडीपी जो कह रहा है, जीडीपी मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विस प्रोड्यूस बाय रेजिडेंट इन द कंट्री। ठीक है ना, रेजिडेंट इन द कंट्री यानी कंट्री के अंदर। फिर इसमें कहने का मतलब कह रहा है कि अगर इसमें इनकम अर्न इन कंट्री बाय फॉरेनर प्लस कर दें एंड माइनस कर दें इनकम रिसीव बाय रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री फ्रॉम एब्रॉड। कहने का मतलब जो विदेशों से आ रहा है यानी इनकम फ्रॉम एब्रॉड, एंड ये हम विदेशों को पे कर रहे हैं, यानी कि इनकम अर्न इन कंट्री बाय फॉरेनर। तो फॉरेनर अगर कमा रहे हैं तो ये बताओ कोई भी फॉरेनर कमाएगा तो वो भी तो अपने घर भेजेगा। तो इसका मतलब है इंडिया में फॉरेनर हैं और वो अर्न करने के बाद कहाँ भेज रहे हैं, वो अपने कंट्री भेज रहे हैं। और ऐसे ही एब्रॉड यानी अदर कंट्री में भी कुछ इंडियन रहते हैं और वो भी जो है अपना पैसा किधर भेज रहे हैं, इंडिया भेज रहे हैं। तो इसका जो डिफरेंस होता है वो हम जीडीपी में कंसीडर करते हैं, जो कि यहाँ पर, और ये नेशनल इनकम का पार्ट भी बन जाता है आगे चलकर, ये नेशनल इनकम का पार्ट हो जाता है। और 12th में हमने एक पढ़ा था नफिया के बारे में। ठीक है, नफिया मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, तो उसका मतलब भी यहाँ पर क्लियर है। ये जो जीडीपी है इसको हम दो मेथड से कैलकुलेट करते हैं। पहला हम इनकम मेथड से भी एंड एक्सपेंडिचर मेथड। और आपने 12th में ये पढ़ा होगा कि इनकम मेथड से भी हम निकालते थे और एक्सपेंडिचर मेथड से भी निकालते थे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ जीडीपी के दो वे क्या वे हैं, तो एक है इनकम मेथड और एक है एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर कह रहा है जीडीपी मेजर द बोथ इकोनॉमी इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये सारी बातें ऊपर लिख दी है, एक बार आप इसे रीड आउट कर सकते हो, और अगर आपके पास ये बुक है तो आप उस बुक से भी पढ़ सकते हो। और जो जो मैं इंपॉर्टेंट आपको मार्क कर रहा हूँ सिर्फ आपने वही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं पढ़ना है। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। रूल्स कहने का मतलब जब आपसे जीडीपी के बारे में पूछे ना तो आपने रूल्स को भी लिखना है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आप पेजेस ज़्यादा भर पाओगे और एक्सप्लेनेशन भी आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि आप कहना चाहते हो कि जीडीपी की मीनिंग लिख करके आप कह रहे हो कि आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। जीडीपी की लाइन ही कितनी है, अगर आपने ऊपर देखा होगा जीडीपी की पढ़ा होगा तो उसमें तो डेफिनेट 2 ही लाइन में ख़त्म हो गया। 2 लाइन की जगह आपको क्या 10 मार्क्स मिलेंगे? नहीं ना, आपको उन सारी चीज़ों को मेंशन करना पड़ेगा जो कि 10 मार्क्स के रिगार्डिंग चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो इसमें कुछ रूल्स है। रूल्स का मतलब कह रहा है तो कंप्यूट द टोटल वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस वी यूज टू मेक ऑफ द प्राइस ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस एंड द प्राइस रिफ्लेक्ट द हाउ मच कंज्यूमर आर विलिंग टू पे गुड्स एंड सर्विस। तो कहने का मतलब है हम यहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस के यूज़ करते हैं, ठीक है ना, किस पे? एट अ मार्केट प्राइस दीज फाइनल गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। तो कहने का मतलब है हम जो भी कंप्यूट करेंगे यानी कैलकुलेट करेंगे तो मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग करेंगे। दूसरा, यूज गुड्स जीडीपी मेजर द वैल्यू ऑफ करंट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। हाँ, ये हम प्रीवियस की वैल्यूज़ नहीं लेते, करंट वैल्यूज़ को ही हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। रिगार्डिंग द इन्वेंट्रीज, प्रोडक्शन फॉर इन्वेंट्री इंक्रीज इन जीडीपी बट द सेल आउटपुट ऑफ इन्वेंट्री डज नॉट इफेक्ट द जीडीपी। कहने का मतलब अगर प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो जीडीपी ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, क्योंकि हमें जीडीपी का मतलब ही है प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रही है, प्रोडक्शन ऑफ जीडीपी, ठीक है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रोडक्शन ऑफ या प्रोडक्शन फॉर इन्वेंट्री इंक्रीज द जीडीपी, ठीक है। और वहीं अगर मैं कह रहा हूँ सेल आउटपुट ऑफ इन्वेंट्री डज नॉट इफेक्ट द जीडीपी, इट ट्रीटेड लाइक अ सेल, उसे हम सेल की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स एंड वैल्यू एडेड जीडीपी इंक्लूड ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, ये मैंने आपको पीछे बता दिया है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आप इसमें से जो भी पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में नोट करना चाहें या बुक में मार्क करना चाहें, यहाँ से आप मार्क कर सकते हो, क्योंकि देखिए मैं कोई भी आपसे इस चीज़ों के बारे में नई चीज़ें डिस्कस कर रहा, सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही कर रहा हूँ। और दूसरा, आपको वो चीज़ आनी भी चाहिए, ठीक है। सिर्फ मेरे एक्सप्लेनेशन से आपका काम नहीं चल सकता, आपको अपने हिसाब से भी देखना पड़ेगा कि आप क्या ये चीज़ें पढ़ पाओगे या नहीं पढ़ पाओगे। अगला नेक्स्ट टॉपिक है रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। तो चलिए रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी के बारे में बात करते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या, ठीक है ना। पेन अपने आप भी कभी चल जाता है, तो वेट, ठीक है। अब बात करें हम, ये है आपका नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी के बारे में क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस मेजर द करंट प्राइस। जब हम करंट प्राइस पर किसी भी गुड्स के या सर्विस की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो उसे नॉमिनल जीडीपी, और रियल है एक्चुअली में, ये रीड नहीं है, ये गलत इसमें लिखा हुआ है, रियल है जो कि हमने यहाँ पर देखा हुआ है। तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस मेजर यूजिंग अ कंटेंट ऑफ प्राइस बेसिस, यानी बेस ईयर यानी प्रीवियस ईयर के प्राइस पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम रियल जीडीपी कहते हैं। और ये एक फॉर्मूले के रिगार्डिंग यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर, तो इट इज़ कॉल्ड द इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर जीडीपी, यानी इट रिफ्लेक्ट व्हाट हैपनिंग ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइस इन इकोनॉमी, यानी सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो जीडीपी इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। तो अगर हमें डिफ्लेटर पता करना हो कि क्या चेंज आया है जीडीपी में, तो रियल जीडीपी को नीचे रखेंगे प्रीवियस ईयर का, और इस साल का जो जीडीपी आया है उसे हम ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है पता चल जाएगा कि क्या एज अ इफ़ेक्ट पड़ा है जीडीपी का। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें से तो आप 10 पॉइंट तो लिख ही लोगे। आगे हम बढ़ते हैं दूसरी चीज़ की ओर। लो जी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी जिसे हम बोलते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब है इट इज़ मोस्ट कंपैरेसिव मशीन ऑफ द नेशन प्रोडक्टिव एक्टिविटी, इट इज़ द मेजर द टोटल इनकम अर्नड बाय नेशनल यानी रेजिडेंट ऑफ नेशन, ठीक है।
तो हम इसमें सारी चीज़ों को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ देखिए ये लिखा है, यहाँ पे फॉर्मूले से आप पता कर सकते हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोड्यूस द कंट्री यानी जीडीपी नंबर 1। दूसरा प्लस करना होता है इनकम अर्न अब्रॉड बाय नेशनल, यानी वो लोग जो विदेश में रह रहे थे उसको उसकी इनकम को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे वो फॉरेनर जो कि यहाँ से कमा करके विदेश में भेज रहे हैं। तो इन सब का हम टोटल करेंगे तो हमारा जीएनपी आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन है कि जीएनपी का मतलब है ये जीएनपी नहीं, ये जीडीपी होगा। ठीक है, जीडीपी। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे करेक्ट कर दूंगा ताकि आप जो है इस चीज़ों को चेक कर सको। ठीक है, ओके। और क्या है भाई इन चीज़ों में पढ़ने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट में आ जाता है आपका कि कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जीडीपी में। तो जीडीपी एक्सपेंडिचर में सबसे पहले आपका आ जाता है कंजम्पशन, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर आपका गवर्नमेंट एंड उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो ये शॉर्ट में देखिए कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर यानी खर्चे कहाँ कहाँ होते हैं। एक तो कंजम्पशन पे होते हैं और उसके बाद इन्वेस्टमेंट पे होते हैं, फिर गवर्नमेंट भी अपने खर्चे करती है और उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। तो वन बाय वन एक एक को अगर इन्होंने एक्सप्लेन के लिए लिखा होगा अच्छी बात है, हम ये देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं 2 सेक्टर मॉडल की बात करूँ, यहाँ पर लिखा है क्लोज इकोनॉमी में 2 सेक्टर मॉडल और 3 सेक्टर मॉडल होता है। क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है आप किसी दूसरे कंट्री से कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर रहे, आप इंडिया में ही सेल परचेज कर रहे हैं, उसको कहते हैं क्लोज इकोनॉमी। तो 2 सेक्टर मॉडल में आपका आ जाता है y इक्वल्स टू सी प्लस आई एंड 3 सेक्टर मॉडल में आ जाता है y इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी, यानी गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है। लेकिन जब मैं बात करूँ ओपन इकोनॉमी में, तो ओपन इकोनॉमी में आपका जो है 4 सेक्टर मॉडल होता है जिसमें आपका एक्सपोर्ट भी ऐड हो जाता है, यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट भी ऐड हो जाता है। अब यहाँ देखिए जो कि हमने एक एक करके पॉइंट्स यहाँ पे देखा था कि कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एंड दिस, तो उसमें सबसे पहला आ जाता है कंजम्पशन। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन का मतलब क्या है, कंजम्पशन इज एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विस विद द व्यू ऑफ ड्राइव फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो जो सेटिस्फैक्शन के पर्पस से होता है कंज्यूमर्स के, उसी को हम कंजम्पशन कहते हैं एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक थियरीज। ठीक है, तो कहने का मतलब ये पॉइंट्स आप इस हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो कंजम्पशन डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स, जिसमें आपका इनकम वेल्थ चेक किया जाता है, लाइफ स्टाइल चेक किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद सेक्स हो गया ईटीसी, यानी कि अब यहाँ पर इसका मतलब वो मत समझ लेना, यहाँ इसका मतलब ये है कि फ़ीमेल के रिगार्डिंग क्या शॉपिंग की जाती होगी एंड कंजम्पशन किया जाता होगा, एंड मेल के रिगार्डिंग क्या शॉपिंग किया जाता है। ठीक है ना, शॉपिंग मीन्स परचेजिंग है कि परचेजिंग पावर कैसे किस तरीके से अफेक्ट करती है। ठीक है, ओके। उसके बाद बट अजम्पशन इज एग्रीगेट अमाउंट रियल कंज्यूमर स्पेंड ड्राइव फॉर एक्सक्लूसिवली ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कहने का मतलब इतना कहानी भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतने में ही वो खुश हो जाएंगे, आपको यहीं तक ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा आप लिखने की कोशिश ना करें। तो यहाँ देखिए ये डायग्राम बना रखा है और ये डायग्राम यही बता रहा है कि यहाँ पर जो है आपका ये जो लाइन जा रही है ये कंजम्पशन की लाइन है। ठीक है, कंजम्पशंस की लाइन यहाँ पर ये हमने 12th में पढ़ा है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान है। तो आप इस डायग्राम के साथ मतलब कंजम्पशन की जब आप मीनिंग लिखोगे उसके साथ अगर आप ये डायग्राम बना दोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा आपके। ठीक है, आप इसे आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, गुड। एक बार आप इसे भी एक बार पढ़ लेना कि अच्छा ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है जो लास्ट अ लॉन्ग टाइम चले, जैसे टीवी है, कार है, ये आपका कम से कम कहीं ना कहीं 10-15 साल तक तो चली जाए अगर कुछ खराबी ना हो। और नॉन ड्यूरेबल का मतलब होता है जिनका पीरियड शॉर्ट होता है, यानी कहने का मतलब है वन टाइम यूज़ है, इसको हम फूड एंड क्लोथिंग में शामिल करते हैं। क्लोथिंग नहीं आएगा यहाँ पर, क्लोथिंग लिखा है, गलत है ये। फूड्स एंड वेजिटेबल्स को, यानी जिनका यूज़ सिर्फ वन टाइम्स किया जाता है, क्लोथ तो हम बार बार यूज़ करते हैं तो उसको हम यहाँ शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब हो जाता है कि आप कंसिस्ट ऑफ गुड्स बोथ फॉर फ्यूचर यूज़, यानी जब आप किसी चीज़ या गुड्स को आप खरीद रहे हो फ्यूचर के यूज़ के लिए, तो सीधी सी बात है
वो आपका इन्वेस्टमेंट में शामिल हो जाएगा, ठीक है। ओके, जैसे कि मैक बाय, वाह जी वाह, आपके चैनल के रिगार्डिंग ये रहा, मैक बाय फॉर हिमसेल्फ अ 100-year ओल्ड फैक्ट्री, ठीक है, और न्यू ब्रांड फैक्ट्री। तो इन दोनों ने जो ख़रीदा है ये एज अ व्हाट इज़ द, क्या है, हम इसे टोटल इन्वेस्टमेंट कंसीडर करेंगे, 2 फैक्टर 1 फैक्टर, छोड़ो इतना ज़्यादा आपने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप फिर भी एक बार रीड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ कि उसने परचेज़ की है फैक्ट्री तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ठीक है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट परचेज़, गवर्नमेंट ने जो ख़रीदा, गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं खर्च करती है, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ खर्च करती है, आप इसको भी एक बार रीड आउट कर लेना, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड देन नेट एक्सपोर्ट, यानी कि जितना आप एक्सपोर्ट करते हैं और जितना इंपोर्ट होता करते हैं उसका जो डिफरेंट होता है, यानी डिफरेंस यहाँ पर मेंशन कर रखा है उन्होंने, ये देखिए, ठीक है। तो हम इसे, एक सेकेंड, इसको भी बीच बीच में जो है तो इसमें जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है उसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर कंजम्पशन यानी इंडिविजुअल हाउस होल्ड करता है, जैसे कि फूड, क्लॉथ और शेल्टर, ये सारे कौन कंजम्पशन करते हैं, हाउस होल्ड, यानी हम जैसे लोग जो है इसको खरीदते हैं तो इसमें शामिल हो जाता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बिजनेस फर्म करती है, चाहे न्यू मशीन खरीदना ये हो। गवर्नमेंट कहाँ कहाँ करती है, अब गवर्नमेंट के भी खर्चे सेंट्रल, स्टेट और लोकल वाइज होते हैं, ठीक है ना। एंड न्यू अभी किस चीज़ में करते हैं, न्यू डिफेंस इक्विपमेंट, सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल, इन सब चीज़ों में करते हैं। और नेट एक्सपोर्ट का मतलब तो आप जानते हैं, ठीक है ना। चलिए, गुड। तो इसमें और आपको क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें और क्या चीज़ें पढ़ना है। इसमें और कोई ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ना है आपने, ठीक है। ये हो गया जीडीपी से क्वेश्चंस पूछेगा। पहला ही क्वेश्चन आप देख लीजिए कि व्हाट इज़ द जीडीपी एंड हाउ कैन वी मेजर द टू थिंग्स, वन तो एक इनकम मेथड से हो गया आपका और एक आपका एक्सपेंडिचर मेथड से हो गया। एंड कह रहा है कि हाउ इज़ द जीडीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंप्यूटेड, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और ट्रीटमेंट करते समय हम किन किन चीज़ों को, इंटरमीडिएट गुड्स, हाउसिंग, सर्विस इन द कॉम्पिटिशन ऑफ दिस। उसके बाद नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस है, और बेटर देन पूछ रहा है, चलिए इसको भी हटाते हैं। ये आपको 12th की बुक से मिल जाए तो अच्छा है, ठीक है ना। अब एक पॉइंट है यहाँ पर, ये रहा कि एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। इसे मैं चलो पढ़ा देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ मैंने छोड़ दिया था इसको, लेकिन फिर भी चलो क्वेश्चन है तो मैं इसका एक बार देख लेता हूँ। हाँ, ये है आपका आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। टू सेक्टर की बात कर रहा है तो एक हाउस होल्ड हो गया और एक फर्म हो गया, इसी को टू सेक्टर में कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। मैं एक बार पानी पी लूँ यार, उसके बाद मैं इसको शुरू करता हूँ। तो टू सेक्टर का मैंने जो बताया, इसमें हाउस होल्ड और फर्म होती है। पहले फर्म जो है, पहले फर्म हाउस होल्ड के पास जाती है, जिसमें वो फैक्टर्स यानी कि रियल फ्लो को कहती है। तो फैक्टर के लिए क्या है, फैक्टर सर्विस किसे कहते हैं, जैसे ये हाउस होल्ड के पास जाएंगे तो ये इनसे लैंड की रिक्वायरमेंट करेंगे, ठीक है। लैंड हो गया, लेबर हो गया, ठीक है, अब दो ख़त्म हो गए हैं यहाँ पे। उसके बाद कैपिटल होता है और उसके बाद प्रोप्राइटरीशिप, जिसे हम उसमें कहते हैं। तो अगर ये इसे फैक्टर सर्विस कहते हैं, आपसे पूछे फैक्टर सर्विस क्या होता है तो आप ये चार नाम बताएंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड दिस। अब ये फर्म जो है पहले क्या करेगी, रियल फ्लो प्रोडक्शन के लिए हाउस होल्ड के पास जाएगी, ठीक है। यहाँ इतना ज़्यादा है, और भी कहीं डायग्राम है क्या, मैं एक बार चेक करूँ। चलो इसी डायग्राम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
मैं तो बस सोचा था, ये देखो यहाँ पर है ये इनकम फ्लो है, इसको हम क्या नाम है, मनी फ्लो कहते हैं। और रियल फ्लो में आपका जो है, ये मैंने यहाँ लिख दिया है, रियल फ्लो में क्या क्या कंसीडर किया जाता है, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, दिस। अब ये बताइए, अगर फर्म लैंड यूज़ कर रही है तो बदले में क्या पे करेगी, रेंट पे करेगी, ठीक है। अगर लेबर यूज़ है तो सीधी सी बात है, इनको वेजेस पे करेंगे। कैपिटल है तो कहीं ना कहीं इस पर इंटरेस्ट पे करेगी फर्म। और प्रोप्राइटरशिप पे तो अपना प्रॉफिट जो है वो। अब ये जो है इसको मनी फ्लो कहते हैं, ठीक है। और ये ऊपर लिखा था, अगर आपको देखा हो तो यहाँ पर ये जो है ये रहा, इसको हम मनी फ्लो कहते हैं, ठीक है, मनी फ्लो, ठीक है, गुड। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ कहूँ कि अगर फर्म ने इनसे लैंड, लेबर, कैपिटल और अपना प्रॉपर्टीशिप, तो उसको रियल फ्लो कहते हैं। अब हाउस होल्ड को ये पे कर रहे हैं क्या, रेंट। लेबर को क्या पे कर रहे हैं, एज अ लेबर भी एज अ हाउस होल्ड में ही आ जाता है। कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, अब इनके पास इनकम आ गई, अब ये वापस से जो है फर्म के पास जाके सामान को खरीदेंगे। ये लिखा हुआ है, ये देखिए ये वाला पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस। जब किसी के पास पैसा आएगा तभी तो वो खर्च करेगा। अब ये वापस से गुड्स और सर्विस खरीदने किसके पास जा रहे हैं, फर्म। फर्म के पास पैसा आ गया वापस। अब फर्म क्या करेगी, दोबारा से ये क्या करेगी, पेमेंट करेगी, ठीक है ना, हाउस होल्ड को। भाई इनके पास पैसा आएगा तो फिर ये अपने लेबरों को यानी रेंट ये सब पे करेंगे, पैसा तो आना चाहिए। तो इस तरीके से ये फ्लो चलता जाएगा, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेबल हैं। तो इसी तरह से आपने एग्ज़ाम में भी मेंशंस करने हैं। अदरवाइज़ आप जो है 12th की बुक से भी एक बार रीड आउट कर सकते हो, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया ऑन 1 लेक्चर। हालांकि चैप्टर 1 जो है आपका, उसमें टाइम लगा 2 क्लासेस में, खैर 10-15 मिनट की वीडियो थी। ये थोड़ी कहीं ना कहीं हाफ एन आवर की वीडियो हो सकती है, मैं चेक कर लूँगा। तो ये आपका चैप्टर 1 ख़त्म, सॉरी चैप्टर 2 ख़त्म है। चैप्टर 3 जो है मैं नेक्स्ट में शुरू करूँगा। तो तब तक के लिए आपने, अगर आप सारी चीज़ों को चेक कर लीजिए, नोट्स आप बना लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और अगर आप नए हैं तो